नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DY क्लासेस बाय रंजीत सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत यादव और आप मुझे प्यार से राज सर बुला सकते हैं। तो आज है हमारा क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का 11वां लेक्चर और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है, कुछ स्पेशल टॉपिक पर चर्चा किया था जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश कोण घनकोण। तो मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ लाइनें बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों। उन लाइनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ दिया गया है, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। प्यारे दोस्तों, मेरे ये कहने का तात्पर्य यही है कि आज यदि आप जब मेहनत कर रहे हो तो डूब जाइए अपने मेहनत पे, क्योंकि यार बिना लगन से पढ़ाई किए आप सक्सेस होने वाले नहीं हो। मेरा मतलब ये है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक पाना चाहते हो तो अपनी मेहनत पे डूब कर, मतलब अपने काम पर डूब कर करो अपने काम को और उसमें अपना 100% डाल दीजिए, क्योंकि यार बिना मेहनत करे तो सक्सेस इम्पॉसिबल है। तो आप सब लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और चलिए यार, बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ यार हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल सदिश कोण और घन कोण, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझाया और डिटेल में। और वहाँ एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, मैंने सोचा कि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। घनकोण के बारे में प्यारे दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि अभी हमने देखा था किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने अभी एक गोला लिया था, वहाँ पे बताया था कि अगर हम उसका छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, छोटा सा लेंगे तो एरिया, तो उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, DA दिखाएंगे। तो मैंने बोला था अगर उसी को हम लोग क्या करें, उन दोनों को हम मिला दें उसके केंद्र से, तो इस प्रकार की कुछ आकृति बनेगी शंकु के आकार का। तो वही मैं अलग से इतनी आकृति ले रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ और यहाँ वाले पृष्ठ को जाकर केंद्र पर मिला दे रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो यार इसकी दिशा इधर ही होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका नाम DA रख रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल किसी का निकाले हैं पृष्ठ का, आपको घबराना नहीं है प्यारे दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ बस अब उसके फार्मूले पर जाइएगा। तो ये एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका इधर ही होगा DA वेक्टर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब कल्पना कीजिए कि मैंने इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुका के रखा है, कुछ नहीं किया प्यारे दोस्तों, यही पृष्ठ को ऐसे रख दिया है, मतलब ये वाली चीज़ को ऐसे कर दिया हूँ मैं। अब ध्यान से देखिए, तो भी यहाँ से वो यहाँ ही बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, और ये बन रहा है, तो यहाँ से इसका कोण बन रहा है, यहाँ पे घनकोण ही बन रहा है, D ओमेगा ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय क्या होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, DA वेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि सदिश तिरछे काम नहीं करता है। अब ये क्या है, तिरछा सदिश है, तो हमें क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, हमें ये करना होगा वियोजन, यानी इसका हमें क्या करना होगा, वियोजन करना होगा। और वियोजन जब किया जाता है तो एक ऊर्ध्वाधर घटक किया जाता है और एक क्षैतिज किया जाता है। तो जब क्षैतिज होता है, जिसके साथ थीटा लगा रहता है, उसको हम लिख लेते हैं DA cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा होता है उस वाले कंपोनेंट को लिखते हैं DA sin थीटा। आई होप आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आप ये मत समझिएगा कि सर यहाँ पे DA वेक्टर है तो यहाँ DA cos थीटा कैसे किए हैं। तो ये तो DA वेक्टर इस वाले पृष्ठ का है, यहाँ मैंने इस वाले पृष्ठ जो ऐसे झुकाया है ये पृष्ठ, उसका मैंने यहाँ पे तिरछे गया था एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश, तो उसका जब हम लोगों ने वियोजन किया तो यहाँ हमें DA cos थीटा मिला और यहाँ DA sin थीटा। तो हमें लेना क्या है प्यारे दोस्तों, तो जब हमें D ओमेगा निकालना होगा प्यारे दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ भी आपको इस टाइप का कुछ मिले, दिखाई दे, क्योंकि आगे अगर आप चाहोगे तो दो डेरिवेशन है, मतलब गॉस के प्रमेय का दो मेथड है डेरिवेशन का, तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाले मेथड का यूज करेंगे तो हमें ये आएगा। तो जहाँ ये आएगा तो ये उसके स्थान पे हम D ओमेगा रख सकते हैं। तो आपको फाइनली आपको, तो ये तो मैंने फिगर आपको समझाने के लिए बोला था ताकि आप समझ जाइए, वरना आपको केवल यदि ये फार्मूला याद रहेगा तो डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए यार, अब आगे आते हैं, जो हमें पढ़ना है मेन टॉपिक, हमें पढ़ना है विद्युत फ्लक्स। और प्यारे दोस्तों, विद्युत फ्लक्स पे अब मैं यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, काफ़ी बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, या विद्युत फ्लक्स नहीं बना तो उससे उसका मात्रक पूछ लिया जाता है, या उसका बीमी सूत्र पूछ लिया जाता है, या उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बहुविकल्पी भी तो बनता है प्यारे दोस्तों। तो अब यार मैं जब शुरू करने जा रहा हूँ ना, तो आपको विद्युत फ्लक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी यार मैं अगर सिंपली डेरिवेशन शुरू, मतलब कि डेफिनेशन शुरू कर दूँ तो आपको लगेगा कि सर बहुत उबन महसूस हो रहा है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने बल रेखा के बारे में अच्छे से पढ़ा, अब आपको लेना क्या है, कोई पृष्ठ लेना है। अगर उस पृष्ठ के अंदर से जितने भी बल रेखाएं गुजर जाएं, ध्यान से सुनिएगा, वो भी कैसे गुजरने चाहिए, लंबवत गुजरने चाहिए प्यारे दोस्तों।
अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बल रेखा कैसे निकलना चाहिए, इस प्रकार निकलना चाहिए। इस प्रकार आपकी तरफ कैमरे की तरफ ध्यान से देखिए कि बोर्ड से निकल रहा है, इधर आ रहा है, बोर्ड से निकल रहा है, इधर आ रहा है। मतलब मैं समझाना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, अभी मतलब अंदर की ओर, अंदर से होकर आएगा प्यारे दोस्तों, इसलिए मैंने अभिलंबवत यूज किया है। अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कुल मिला जुलाकर ये ध्यान रखना है कि ऐसी बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर जाएं, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यार अगर हम वैद्युत फ्लक्स को ध्यान से देखना चाहें तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। अब फार्मूला कैसे बनाए सर, तो आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं, पहले आप इन्हें जानिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी प्रदर्शित करती हैं। अब ये अगर वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं तो समझ लीजिए कि उनके अंदर मतलब उनके आसपास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो विद्युत क्षेत्र को तो भैया ई से दिखाते हैं। अब मैंने बोला किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, तो भाई पृष्ठ लिए हो तो आपका उसका तो कुछ एरिया होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल होगा। तो यदि मैं आपको एक बात बताना चाहूँ प्यारे दोस्तों कि अगर मैं इतना बड़ा शीट ले रहा हूँ, एक मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा मैंने कोई पृष्ठ लिया है, तो इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 3 निकल रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा पृष्ठ बढ़ा ले लूँ, तो बड़ा पृष्ठ ले लिया, तो अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 बल रेखाएं निकल रही हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स का मान हम क्या करेंगे, अगर बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़े तो भी वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अगर हम पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बढ़ा दें तो भी वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। कुल मिला जुलाकर चाहे बल रेखा बढ़ा दीजिए, बल रेखा बढ़ाने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, उस पृष्ठ में से ज़्यादा बल रेखाएं गुजरे। देखिए ये पृष्ठ है, इसमें से ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही है। याद रखिएगा ये लंबवत निकल रही हैं, ये मत सोचिएगा सर ये टेढ़ा है तो तिरछे तो निकल रही है, नहीं तिरछे नहीं है प्यारे दोस्तों। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने देखा जितनी ज़्यादा किसी पृष्ठ में से बल रेखाएं निकल गई तो उतनी ज़्यादा क्या होगा, उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। अब उसके बाद देख रहे हैं अगर जितना बड़ा क्षेत्रफल ले रहे हैं, भाई क्षेत्रफल बड़ा लोगे तो उसमें से ज़्यादा बल रेखाएं तो गुजरेंगी, तो भी वैद्युत फ्लक्स है। अब प्यारे दोस्तों होता क्या है, यदि हम इन दोनों को मिला दें तो बन जाता है E इंटू ए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट निकलता है। तो यहाँ वैज्ञानिकों ने क्या निकाल के दिया है, कांस्टेंट की वैल्यू आप चाहो तो के ई ए लिखो, तो के की वैल्यू क्या लिया जाएगा 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों ई ए। तो मैं यहाँ इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, या यहाँ लिखेंगे फाई बराबर ई इंटू ए, बस। आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको इस डेफिनेशन को समझाने का। यदि आपको नहीं समझ आया प्यारे दोस्तों तो प्लीज़, मोबाइल आपके हाथ में है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए यार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आपको इसी के बारे में आगे बताते हैं ताकि आपको अच्छे से वैद्युत फ्लक्स समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं यार आगे। तो आप देख सकते हैं अभी अब तक हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला अच्छे से पढ़ लिया कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू ए। अब अगर इसके डेफिनेशन को भी देखा जाए तो इसके डेफिनेशन को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अब यार हम बताते हैं कि अगर हम मान लें कि जो ये क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का यदि सदिश रूप देखा जाए तो वेक्टर ही होता है प्यारे दोस्तों। और क्षेत्रफल सदिश का तो सदिश राशि इसमें ऐड ही हो गया इसके आगे शब्द, तो इसका भी हम लोग वेक्टर ए से दिखाते हैं। तो अब बात कर ले यदि इन दोनों के बीच का कोण जो हो, अभी तक प्यारे दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा सब डेमो की कैसे क्या हो रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूं यदि इनके बीच का कोण थीटा दिखा दिया जाए तो क्या फार्मूला बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि माना यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा हो तो हम वही फाई का मतलब जो विद्युत फ्लक्स है ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यार यदि देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं बार बार चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाता ही रहूं, क्योंकि अब आप समय भी नहीं रह गया है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाता है समझाने में। तो यार फैक्ट ये है कि आपको फाई बराबर ई ए कॉस थीटा ही रट लेना है। कई बच्चे होते हैं कि हमें प्रूफ कीजिए सर कॉस थीटा ही क्यों लिया गया, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ये अगर हम इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें एरिया वेक्टर का, तो यहाँ वाले पृष्ठ क्षेत्रफल लिया मैंने, तो यहाँ से पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इसका वेक्टर हो गया, ए होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। और यहाँ से जो बल रेखा गुजर रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। और प्यारे दोस्तों मैंने अपने वीडियो में कई बार बोला है कि सदिश तिरछे काम करता ही नहीं है,
तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वियोजन। तो इसका वियोजन करने के लिए क्या करना होगा, एक इधर करना होगा और एक इधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। और यहाँ मैंने आपको बताया था जिसके साथ थीटा लगा हो उसको लेंगे, देखिए ध्यान से, इसी ई का वियोजन कर रहे हैं तो इसको लेंगे, ई लेंगे उसका परिमाण, और इसके साथ थीटा ऐड है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा लिख लेंगे। अब इसके साथ नहीं ऐड है तो इसका लिखेंगे ई साइन थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिधर बल मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो उधर ही हमारा एरिया वेक्टर होना चाहिए, उसी दिशा वाला हमें फार्मूला को पकड़ना है। तो ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर इधर ही है और क्षेत्रफल जो मतलब कि हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र का जो वियोजन किया है उसका भी दिशा उधर ही है, तो यही वाला ले लेंगे। तो यहाँ दिया गया है ई ए कॉस थीटा, मतलब रहना चाहिए था ई कॉस थीटा ए, लेकिन प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई में क्या होता है, चीज़ों को आप अलग मतलब कि कहीं भी रख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है इसमें। तो मैंने कॉस थीटा को इधर रख दिया ताकि फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको जो कन्फ्यूज़न था, यहाँ कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें कॉस थीटा कहाँ से है, ये समझाइए, तो मैंने समझा दिया यार। तो आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ इनके बारे में विशेष लिख कर रखा है ताकि आप विद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ और ज़्यादा जान सको। तो यहाँ देखा जाए यार तो पहली बात ये बोला जाता है कि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि आप जानते हैं ऐसी राशि है जिसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्या कि उसमें परिमाण हो लेकिन दिशा की आवश्यकता ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं मात्रक की। यार दोस्तों ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कि फैक्ट है या इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो यार मात्रक बताने के लिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ, मात्रक मतलब कि फार्मूले पर ध्यान देना होगा। अब इसके फार्मूले में है कौन, है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। तो यार जब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र का तो मैंने आपको दो ठोर मात्रक बताया है। एक बताया है प्यारे दोस्तों न्यूटन प्रति कूलाम और एक बताया है मैंने वोल्ट प्रति मीटर। अगर हम इस प्रकार से देखें, ये ध्यान से सुनिए, ये भी ई का मात्रक है और ये भी ई का ही मात्रक है। तो अब हम देखना चाहे तो यहाँ तब इस हिसाब से तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक दो ठो निकल सकता है। तो हाँ यार निकल सकता है। तो पहला मात्रक क्या निकल कर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, फाई का अगर हम मात्रक देखना चाहे तो हो जाएगा, यहाँ से देखना है हमें, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यह न्यूटन प्रति कूलाम होता है लेकिन इसके आगे क्षेत्रफल है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम मैंने लिख दिया। आप यहाँ पे इंटू लिख सकते हैं, डैश ना लगाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे समझिए। लेकिन अब यहाँ दूसरा मात्रक यदि देखना चाहे फाई का, तो अगर हम देखें तो ई का मात्रक हम लोगों ने क्या लिखा, वोल्ट प्रति मीटर, यानी वोल्ट बटे मीटर। और बगल में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर होगा भैया, तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो यहाँ फाई का फाइनली हमें निकल कर आया वोल्ट इंटू मीटर। यदि प्यारे दोस्तों आपको नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिए, वोल्ट इंटू मीटर फाई का दूसरा मात्रक है। मैं यहाँ इसके सामने लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिख देंगे वोल्ट इंटू मीटर। आई होप आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं वीमी सूत्र पे। यार वीमी सूत्र भी तो यही कहता है। और मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीमी सूत्र लिखने नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट के माध्यम में बेहिचक हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर आप एक वीडियो वीमी सूत्र कैसे लिखे, हाउ टू राइट अ वीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला। तो आप मैं बता सकते हैं मुझसे कमेंट के माध्यम से, तो मैं आपको उस पर एक बेसिकली अलग से वीडियो डाल दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीमी सूत्र यदि हम देखें तो सबसे पहले हम मात्रक पकड़ते हैं। इसका मात्रक देखिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। और मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, अगर हम वीमी सूत्र लिखना चाहते हैं तो न्यूटन यानी बल का मात्रक है, तो बल का वीमी सूत्र हमें पता होना चाहिए mLT⁻²। ध्यान से देखिए, मैं मात्रक को देखकर बता रहा हूँ, न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आगे मीटर स्क्वायर है तो मीटर का सिंबल होता है L और L का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। और नीचे प्यारे दोस्तों कूलाम है तो इसका हो जाएगा AT। अब फाइनली मैं एक लाइन में लिखने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है m, यहाँ 1 है, ध्यान से देखिएगा, L के पावर 1 है, यहाँ L के पावर 2 है, जब जुड़ेगा तो mL पावर 3 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 1 है नीचे और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस होगा और यहाँ -2 पहले से ही तो हो जाएगा mL पावर 3 t पावर -3। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा a के पावर -1। तो फिर दोस्तों यदि आपको मात्रक आ रहा है तो आप इसका वीमी सूत्र सही से कर सकते हैं। तो यार देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने गलत तो नहीं किया, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। न्यूटन का क्या होता है mL t पावर -2।
उसके बाद क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम लोग इसका एल यूज करते हैं तो एल स्क्वायर हो गया। नीचे ध्यान से देखिएगा कौन है, आवेश है। आवेश का मतलब होता है कुलाम, तो आवेश का होता है एटी। एटी हम लोगों ने लिख लिया। अब जैसे है सब मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं एम है, एम को कोई कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे एल के पावर 1 है, यहाँ एल स्क्वायर है, दोनों जुड़ गया। उसके बाद यहाँ टी पावर -2 है, नीचे टी है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस होगा, तो टी पावर -3 हो गया और ए पावर -1। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ आते हैं सदिश रूप में विद्युत फ्लक्स। यदि हम लोग सदिश रूप में विद्युत फ्लक्स देखें तो आप तो कहेंगे सर यहाँ आपने बताया कि यह एक अदिश राशि है, तो सदिश रूप में कैसे दिखाया जाएगा? भैया फाई तो अदिश राशि है, लेकिन इसमें जो उपस्थित है विद्युत क्षेत्र, उपस्थित है एरिया वेक्टर, ये सब तो सदिश बन सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ प्यारे दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 11th में आपको जब सदिश राशि पढ़ाया जाता है तो उसमें 2 प्रकार के गुणन पढ़ाए जाते हैं आपको। एक गुणन है 2 सदिशों का अदिश गुणन और एक है कि 2 सदिशों का सदिश गुणन। तो प्यारे दोस्तों ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसी को बोला जाता है 2 सदिशों का अदिश गुणन। और जब ये डॉट हटता है प्यारे दोस्तों तो हमारा आता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। याद रखिएगा डॉट में cos थीटा और क्रॉस में sin थीटा आएगा। अगर यही चीज़ ऐसे रहता, मैं आपको बता दूं, हालांकि नहीं होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो हम इसको तोड़ते तो होता ई ए sin थीटा और एन कैप साथ में लगता। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं डॉट प्रोडक्ट में यही होता है। हम लोगों ने इस फार्मूले को यहाँ पे देखा, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको सदिश रूप में विद्युत फ्लक्स मिल जाए प्यारे दोस्तों तो आपको केवल ये देखना होगा। अब मैंने बताया जैसे ही डॉट और एरिया वेक्टर हटाओ, मतलब इनके ऊपर से वेक्टर हटाओगे तो आपको ये फार्मूला देखने को मिल जाएगा। अब यार बात कर लेते हैं जो हमें डेरिवेशन में बार बार यूज होने वाले शब्द हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस प्रकार ले चलने वाला हूँ कि आपके सारे इंटरेस्ट जो है ना फिजिक्स में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल अवयव है। तो प्यारे दोस्तों मैं डी दिखा दे रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है, नहीं अगर बताया तो फिर बता दूंगा प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्प क्षेत्रफल अवयव की बात हो रही है। जब अल्प की बात होगी ना प्यारे दोस्तों तो वहाँ हम लोग डी लेंगे। मैंने आपको बताया था परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा परिवर्तन, एक छोटा परिवर्तन। जब बड़ा परिवर्तन होता है तो वहाँ डेल्टा दिखाते हैं, जब छोटा परिवर्तन होता है एकदम सूक्ष्म परिवर्तन प्यारे दोस्तों तो उसको हम लोग डी से दिखाते हैं। तो जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी अल्प क्षेत्रफल लेंगे तो जो ए है, ए नहीं लेंगे, ये तो पूरा हो गया, छोटा सा लेंगे तो डी। अब क्या करेंगे, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो भैया आप ध्यान से सुनिए, जब छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं तो छोटा ही मतलब बहुत कम ही विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जब बहुत कम विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो उसका विद्युत फ्लक्स कम ही होगा। तो जब डी लिए हैं तो हमसे बहुत कम ही विद्युत फ्लक्स गुजरने वाली है उनमें से, तो क्या लिखेंगे डी फाई। और जैसे ही ये हटेगा डॉट और वेक्टर हटेगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा। और थीटा क्या है प्यारे दोस्तों? थीटा है वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के बीच का कोण, जो कि हम लोगों ने यहाँ अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मज़ा ख़त्म हो जाता है, और मज़ा ख़त्म हो जाता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी एनर्जी और उत्साह के साथ आगे वाला मतलब कि टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आइए अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला देख लिया कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के क्या, अगर आपको आगे की डेरिवेशन को अच्छे से समझना है तो जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूँ केवल आपको ये याद कर लेना है, थोड़ा अपने दिमाग में रखना है यार बचाकर। क्या करना है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए एक ही दिशा में हो जाए, यानी हम लोगों ने देखा कि एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दिशा में हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर एक ही दिशा में हो जाए तो जब 2 रेखाएं एक ही दिशा में हो प्यारे दोस्तों तो उनके बीच का कोण 0 लिया जाता है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और थीटा है क्या, वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के बीच का कोण ही तो है। तो जब थीटा 0 हो गया तो हम लोग फाई बराबर ई ए कॉस जो थीटा था उसके स्थान पे 0 रख दिए। तो cos 0 अंश की वैल्यू प्यारे दोस्तों 1 होती है, इसलिए cos 0 का मान 1 जैसे हुआ तो फाई बराबर ई ए आ गया। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग 12th में आ गए हैं और मैथ के स्टूडेंट्स होंगे तो और भी अच्छे से जानते होंगे। यहाँ दिया गया है दूसरे पॉइंट पे, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए एक दूसरे के लंबवत हो जाए। मान लेते हैं यार कि हमारा ये क्या है वेक्टर ई, हमारा ये हाथ क्या है मेरा वेक्टर ए, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, ध्यान से देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया
तो जब एक दूसरे के लंबवत हो तो प्यारे दोस्तों जब मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर ई, तो इनके बीच का कोण क्या हुआ 90 अंश। तो 90 अंश थीटा हो गया, तो काश 90 अंश की वैल्यू होती है 0, जिस वजह से जब हम इस फार्मूले में फिट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ई ए काश 90 अंश की वैल्यू 0, तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है प्यारे दोस्तों तो 0 आता है। नहीं जानते थे तो अब जान गए ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे तो यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए परस्पर विपरीत हो जाए, मान लेते हैं वेक्टर ई भैया इधर है और वेक्टर ए इधर है, ध्यान से देखिए, तो इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है 180 बन रहा है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि थीटा बराबर कितना यूज करेंगे 180। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या होगा 5 बराबर ई ए cos 180 और cos 180 का मान होता है -1। तो जैसे ही हम इस फार्मूले में फिट करेंगे तो हम लोगों का फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा 5 बराबर -EA। ये तीनों यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं आपको बता दूं यार, आपको ये वाला याद रखिए और ये वाला याद रखिए। तो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, वो लाइन क्या है मैं प्रूफ भी कर दूंगा, पहले आप समझिए। करा यदि किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हो तो फाई का मान ऋणात्मक आता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या एक टेंशन दे रहे हो आपकी कि यदि पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करे तो फाई का मान ऋणात्मक, हाँ आएगा, अभी मैं प्रूफ करूँगा। उसके बाद यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हों, किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हों तो फाई की वैल्यू क्या आता है प्यारे दोस्तों पॉजिटिव आता है। अगर इन दोनों लाइन को आप समझना चाहते हो तो आपको ये वाली और ये वाली चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि एक ही दिशा और परस्पर विपरीत दिशा वाले फैक्ट्स को याद रखना है। अभी मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। तो अब यार ये बात तो हम लोगों ने निष्कर्ष समझ लिया। अब आते हैं डेरिवेशन में बार बार यूज होने वाला शब्द। आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगी प्यारे दोस्तों उसमें हम लोग डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें गॉस के प्रमेय और भी अलग अलग प्रकार के डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो शब्द यूज होगा बार बार लाइन, मैं उसको यहाँ लिख लिया हूँ। जब मैं बोलूँगा वहाँ कि मैंने डेरिवेशन में बार बार यूज होने वाले शब्द का प्रयोग किया है तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। करा यदि अगर ऐसा कोई आपको फिगर मिल गया और उसमें आपने अल्प क्षेत्रफल का चुनाव किया है कि ये डीए है और मान लेते हैं यहाँ प्लस की वावे से तो बल रेखा जिधर गई उधर वैद्युत क्षेत्र कितने बताया है, इन दोनों के बीच का कोण कैसा है थीटा। तो हम लोगों ने देखा अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग निकाले। तो भैया ध्यान से सुनिए, जब अल्प क्षेत्रफल है तो अल्प ही वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ढेर सारा थोड़ी निकल पाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। और हम लोगों ने अभी सदिश रूप में पढ़ा था, जैसे ही हम डॉट हटाते हैं वेक्टर हटाते हैं काश थीटा आके चिपक जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स। यार दोस्तों अब यहाँ एक बात समझना है आपको, क्लास 12 के मैथ में आपको इंटीग्रेशन समझाया जाता है यानी समाकलन। अब वहाँ क्या होता है प्यारे दोस्तों, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यदि आपको ऐसे समाकलन में ऐसे मिल जाए dx तो इसकी इंटीग्रल मतलब समाकलन करने को बोल दे तो x आता है। मैं आपको रटवा रहा हूँ एक प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स में जितनी चीज़ें आती हैं मैं उतना से समझाने का जिम्मेदारी लेता हूँ। तो यहाँ dx क्या है, अगर dx का समाकलन करेंगे x आएगा, dy का समाकलन करेंगे प्यारे दोस्तों तो y आएगा, dz का करेंगे तो z आएगा। अगर अब मैं आपसे पूछूँ, मक्खी आ गई, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं डी फाई का इंटीग्रल कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों फाई। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला जुला कर यदि थोड़े से कोई भाग हो, थोड़ा सा भाग हो, तो अगर हम उसका इंटीग्रल कर दें तो उसका पूरा हिस्सा निकल कर चला आता है। तो यहाँ देख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें तो जो हमारा थोड़ा सा है वैद्युत फ्लक्स उसी का हम लोग इंटीग्रल कर दें। यहाँ गोला इसलिए मतलब दिखाया गया है प्यारे दोस्तों क्योंकि इसका हम लोग बंद समाकलन कर रहे हैं। जो भी पृष्ठ हमारे पास आएंगे वो सब कैसे पृष्ठ होंगे, बंद होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे इसे बोलते हैं बंद समाकलन। वैसे सब रूल्स समाकलन की ही तरह लगेगा। तो डी फाई का जब हम इंटीग्रल करेंगे फाई आएगा। हम लोगों ने डी फाई को देख लिया कि डी फाई के स्थान पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए रखेंगे, जैसे ही डॉट हटाएंगे इतना शब्द आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे दोस्तों। तो मैंने ये जो 2 लाइन लिखा है ये समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए यार अब हम देख लेते हैं इन दोनों को कैसे ये सब बातें कहा गया है, इनको थोड़ा सा हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यार यहाँ का जो चीज़ें था मैंने मिटा दिया है, आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ मैंने एक बंद आकृति बनाया है, मान लेते हैं गोला है।
अब यहाँ पे यार दोस्तों मैंने इसकी जगह 2 ठो इसका अल्प क्षेत्रफल अवयव चुना है और इसमें से बल रेखाएं कई गुजर रहे हैं, लेकिन मैंने 2 ठो दिखाया है बल रेखा। भाई जो गुजर रही इसके अंदर से तो वैद्युत फ्लक्स हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं ये इतना सा, तो इसका नाम रख रहे हैं DA। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा DA वेक्टर। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो इसका किधर होगा, इधर होगा DA वेक्टर। अब यदि यार बात करें हम लोग, तो जो हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं, मैं मान लेते हैं आगे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो जब मैं D∅1 की बात करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, तो हम लोग फार्मूला तो यही यूज करेंगे, EDA वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। जैसे ही इसको हटाएंगे तो EDA cos थीटा की जरूरत पड़ेगी, cos थीटा। अब ध्यान से सुनिए, वैद्युत बल रेखा इधर जा रही है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, और यहाँ से क्षेत्रफल सदिश इधर निकल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर ए परस्पर विपरीत हो, वेक्टर ई उधर जा रहा है और वेक्टर ए इधर आ रहा है, बताइए यहाँ की वैल्यू थीटा, यहाँ थीटा का मान कितना है, 180 है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 180, और अभी आप लोगों ने देखा cos 180 का मान 1 होता है, तो यहाँ माइनस EDA हो गया। तो यही मैंने बोला था, यदि किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हूँ तो फाई की वैल्यू निगेटिव आती है, फाई की वैल्यू निगेटिव आती है। आई होप आपको यहाँ वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं यहाँ वाली चीज़ पर। अब ध्यान से देखिए तो यार इधर वैद्युत बल रेखा ध्यान से निकल रही है यहाँ से। अब यहाँ वाले जो हम लोगों ने एरिया चुना है, यहाँ का एरिया वेक्टर की दिशा किधर है, इधर है। तो अब ध्यान से देखिए, वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों किधर हैं, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होंगे तो थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 अंश लेंगे। और जब हम D∅2 निकालेंगे, यानी दूसरे वाले क्षेत्रफल से निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा EDA cos 0 लिखेंगे। और जैसे लिखेंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो प्यारे दोस्तों D∅2 क्या हो जाएगा, EDA। यहाँ कुछ सिंबल नहीं है तो आप पॉजिटिव दिखा सकते हो, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ से दोनों बातें प्रूफ हो गई प्यारे दोस्तों कि यदि किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो फाई नेगेटिव। यदि निकल रही हो, बाहर निकल रही हो, तो फाई के बाद मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों लाइन क्लियर हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल जान चुके हैं। इतनी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है, इससे आगे नहीं पूछेगा। तो यार अब हम गॉस के प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। तो गॉस के प्रमेय को पढ़ने के लिए कुछ शब्दावली और रह गए हैं प्यारे दोस्तों। बस मैं इस वीडियो में उन सभी को क्लियर कर दे रहा हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सीधा गॉस के प्रमेय की ओर हम लोग चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको ले चलता हूँ क्या आगे जो बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए चलते हैं अब इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम वीडियो को करेंगे समाप्त। और प्यारे दोस्तों, जो भी टॉपिक होगा उसके नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अब यार लास्ट टॉपिक बचा है, मतलब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण क्या है प्यारे दोस्तों, करा जब किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, कोई भी पृष्ठ हो जाए, चाहे जैसे मैं इस मार्कर को ले लूँ तो इसके पृष्ठ पर यदि एक समान रूप से आवेश वितरित हो, हर जगह आवेश की मात्राएं समान हो, तो उसे बोला जाता है प्यारे दोस्तों सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण की बात करें तो प्यारे दोस्तों सतत आवेश वितरण को आवेश घनत्व भी कहते हैं। अब भाई घनत्व का मतलब आप समझ रहे होंगे, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा ही क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। तो इसका मतलब एकांक पृष्ठ पर कितने आवेश उपस्थित हैं, यानी आवेश की मात्राएं कितनी है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है घनत्व। तो यार अगर आवेश घनत्व के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है दोस्तों, यदि आवेश किसी ऐसे पृष्ठ पर चढ़ा हो जिसमें केवल एक रेखी में लंबाई हो, मतलब एक लंबाई हो, उसमें बस चौड़ाई और मोटाई ना हो, अगर ऐसे पृष्ठ पर चढ़ा है तो हम लोग रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला यूज करेंगे प्यारे दोस्तों, लैम्डा = Q/L। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहाँ कहेंगे इसे लैम्डा से दिखाते हैं। अगर रेखीय आवेश घनत्व की बात होगी तो हम लैम्डा दिखा देंगे, तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये रेखीय आवेश घनत्व की बात हुआ यहाँ पे। अब यहाँ करते हैं इसका मात्रक देखें तो यार कूलाम प्रति मीटर है, ऊपर आवेश है, नीचे लंबाई है, तो कूलाम प्रति मीटर। अब इसको देखते हुए हम बीमी सूत्र बताएं तो मीटर यार नीचे है, लंबाई नीचे है, तो इसका क्या हो जाएगा L मीटर, और यहाँ 80 होगा। जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे इसको क्या बनेगा L⁻⁻1 80, यानी मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, यहाँ पहले ही लिख के रखा है। तो अब हो गया प्यारे दोस्तों L⁻⁻1 T।
अब यहाँ आता है पृष्ठ आवेश घनत्व, दूसरे नंबर पर आता है, यानी जिसमें क्षेत्रफल होगा, यानी आप इसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हो, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व तो प्यारे दोस्तों ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ये तो फार्मूला है, आपने देख लिया। अब अगर इसके देखें विशेष की बात, तो कह रहा है इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल सिग्मा है प्यारे दोस्तों, आधा न जिसे आप लिखते हो ना, वैसे ही बात किया जा रहा है। तो यहाँ हो गया, इसे सिग्मा से दिखाते हैं। अगर इसका मात्रक देखना चाहे प्यारे दोस्तों, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि यार आवेश का मात्रक कूलाम होगा और नीचे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर स्क्वायर होता है। तो हो गया यहाँ पे। अगर हम इसको बीमी सूत्र देखें, तो फार्मूले को देखिए आप, आवेश का होगा 80, नीचे विद्युत मतलब कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर में यल यूज करेंगे, यल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l⁻² TA। अब यहाँ आते हैं, यदि कोई चालक पृष्ठ हो, यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, यदि कोई चालक पृष्ठ हो तो उसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व ही निकालते हैं, क्योंकि चालक पृष्ठ के भीतर आवेश नहीं जाते हैं। मेरी बात एक बात याद रख लीजिए, मतलब याद रख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, कि जो भी आवेश होते हैं ना, यदि किसी चालक पृष्ठ पर छोड़े जाएँ तो उसके अंदर आवेश नहीं जाते हैं, उसके पृष्ठ पर ही सब फैल जाते हैं। ये बात आप समझिए। अब यहाँ दिया गया है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बोल्ट में विभवांतर मत समझिएगा, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये भी लगता है विभवांतर है क्या, क्योंकि आगे के टॉपिक में विभव आने वाला है। तो नहीं प्यारे दोस्तों, यहाँ आयतन है ये। तो यहाँ देखिए रो बराबर क्यू बाई वी, तो यहाँ इसे रो से दिखाते हैं, सिंपल वही सब तरीका है। इसका मात्रक अब आप बताएंगे क्या है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, मैं नहीं बताऊँगा। अब यहाँ दिया गया है बीमी सूत्र, कहेंगे सर आप बता कर भी कर रहे हैं, नहीं बताएंगे। इसका बीमी सूत्र देखना चाहिए प्यारे दोस्तों, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, नीचे है, यहाँ ऊपर कूलाम है, कूलाम का हो जाएगा 80। यहाँ मैं सीक्वेंस से लिखने के लिए 80 TA कर दिया है प्यारे दोस्तों, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ दिया गया है नीचे से l⁻³ ऊपर जाएगा, TA हो जाएगा। आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है प्यारे दोस्तों आपको समझाने का। तो यार अब आपका मतलब कि जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए, और जितने भी प्यारे दोस्तों पीछे पढ़ाए गए हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। मैं आपको प्रयास करूंगा यार प्यारे दोस्तों कि वीडियो मतलब कि मैं आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवा पाऊँ। तो चलिए यार, जो कुछ भी अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आया, जहाँ कहीं भी दिक्कत आई हो, तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्यारे दोस्तों, ताकि आपकी वजह से हो सकता है किसी कमज़ोर बच्चे का भला हो जाए, क्योंकि मैंने कमज़ोर बच्चों को भी पढ़ाने का वीडियो उठाया है। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।